मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। महर्षि वाग्भट का नाम सुनते ही आपको अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह ये दो पुस्तकें दिमाग में आती होगी जरूर, निश्चित रूप से। और एक मैं बहुत अच्छा जाना माना नाम इस संदर्भ में लेना चाहता हूं, उसका नाम लेते ही आपको महर्षि वाग्भट पूरे समझ में आ सकते हैं, या आपकी जिज्ञासा और तेज हो सकती है। जो इंडिया के बहुत बड़े एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित, बस अब आप समझ गए हैं। और आपको अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह भी समझ में आने लग गया होगा, यार ये भाई इसको तो बहुत सुना है। तो मैं बस वही आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूं। अपनी पुरानी संस्कृति है, वो संस्कृति आज भी अक्षुण्ण है। अगर उस पर अपन पालन करें तो इससे बेहतरीन कोई चिकित्सा पद्धति इस हिंदुस्तान में नहीं हो सकती आयुर्वेद से। तो आयुर्वेद के श्रेष्ठ महर्षियों में से मैं स्थान तो नहीं कह सकता हूँ पहले दूसरे, क्योंकि हर महर्षि का अपना एक स्थान है, उन्होंने अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। तो मैं अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ये दो पुस्तकों के जो मूल लेखक हैं वो महर्षि वाग्भट है। और लोगों के दिमाग में ये भी बहुत सी बारी भ्रांति हो जाती है कि ये इन दोनों पुस्तकों के अलग अलग लेखक है। ऐसा नहीं है, दोनों पुस्तकों को महर्षि वाग्भट ने ही लिखा है। प्रथम जो अष्टांग संग्रह का जो लेखन हुआ था, तो वो चरक और सुश्रुत की जो गद्य पद्धति थी उसी के अनुरूप, मतलब सब, यानी कि ये समझने की बात है कि सबसे पहले अष्टांग संग्रह लिखा गया और वो महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत की जो शैली थी उसी में लिखा गया था। उसके बाद में अष्टांग संग्रह के प्रचार के लिए अष्टांग हृदयम लिखा गया, यानी कि बहुत सरल भाषा में और लोगों तक, आम व्यक्ति तक ये आयुर्वेद की जानकारी पहुंच जाए, इसके लिए अष्टांग हृदयम का लेखन किया गया। एक दृष्टि से किसी भी पुस्तक का जो संक्षिप्तीकरण हो सकता है उसी तरीके से अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह का है। बाकी मूलतः ये दोनों एक ही पुस्तकें हैं, एक ही सिलेबस है इनका, एक ही प्रकार के चैप्टर है, परंतु एक कलिष्ठ है संस्कृत में और एक सरल है हिंदी में। बस ये मूलतः इसका बड़ा अंतर है। वाग्भट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे वाग्भट थे, समय समय पर अलग अलग वाग्भट हुए हैं, परंतु इस विवेचना में नहीं जाके मैं मूलतः ये मानता हूं कि वाग्भट नाम के जो प्रमुख विद्वान थे, प्रमुख महर्षि थे, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और वैसे बौद्ध धर्म को मानना कतई किसी दृष्टि से आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि वो बौद्ध को मानता, वो इस्लाम को मानता, वो किसको मानता, इसलिए इसके महत्व का कोई कम महत्व कभी नहीं आंका जा सकता। अतः बौद्ध धर्म को ये मानने वाले थे। और सबसे अष्टांग आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद के 8 प्रमुख अंगों का पहली बार विभाजन महर्षि वाग्भट ने किया, यानी कि आयुर्वेद के 8 अंग उन्होंने अलग अलग स्थापित किए, जिसमें सबसे पहला जो वाग्भट ने जो अंग बताया वो है काय चिकित्सा, यानी कि सामान्य रोगों की जो चिकित्सा होती है उस विभाग में काय चिकित्सा का नाम लिया जाए, जैसे ज्वर है, अतिसार है, कुष्ठ है, इस तरीके के रोगों के लिए। दूसरा बाल रोग, बच्चों के लिए, बच्चों के संबंधी जितने भी रोग होते हैं छोटे बच्चों के, उसमें बाल चिकित्सा एक अष्टांग आयुर्वेद का एक हिस्सा है। तीसरा अष्टांग आयुर्वेद में भूत विद्या, इसे ग्रह चिकित्सा भी कहते हैं, यानी कि ग्रह गोचर का, यानी कि पुराने जमाने में आयुर्वेद में भूत मंत्रों द्वारा भी चिकित्सा की जाती थी, भूत प्रेतों को शांत किया जाता था। एक मनोवैज्ञानिक, एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट इस तरीके से पहले किया जाता था, वो विधा धीरे धीरे मंत्रों द्वारा। इसके बाद में चौथा जो अंग है वो शालक्य तंत्र है, जैसे आंख, नाक, कान, ENT जिसे आज की तारीख में अपन कहते हैं, आंख, नाक, गला, ये यानी गले से ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है उसकी चिकित्सा का जो शास्त्र था वो ये शालक्य तंत्र में। फिर शल्य तंत्र, शल्य तंत्र का मतलब जैसे कोई जल गया या एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें जो शल्य क्रिया की जाती थी, यानी कि जो सर्जरी की जाती थी, उसकी जो चिकित्सा का है या की जाती है आज की तारीख में भी आयुर्वेद में, तो वो इसमें शल्य चिकित्सा में आता। इसके बाद में छठा जो अंग है वो अगध तंत्र के में आता। अगध यानी कि वो गांव में आज भी कहावत है कि अगर कोई किसी जीव जंतु के काटने से मरता तो वो अगध जाता है, यानी कि उसका मोक्ष नहीं होता, ऐसी गांव में धारणा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट ने अगध तंत्र के तहत सांप है, कीड़े मकोड़े हैं, इनके काटने से
के बाद में जो उत्पन्न जो लक्षण होते हैं उनका शमन करने के लिए, यानी कि उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए जो चिकित्सा की जाती थी उसको अगध तंत्र के अंतर्गत गिना जाता था। और उसके बाद में सातवां जरा तंत्र, यानी कि जर यानी कि बुढ़ापा, जो बुढ़ापे को किस तरीके से, मतलब बुढ़ापे में कौन कौन सी औषधियां दी जाए, जैसे उदाहरण के लिए च्यवनप्राश वगैरह, इस तरीके की जो एक छोटा उदाहरण मैंने आपको, इस तरीके के जो रसायन, इसको रसायन तंत्र भी कहते हैं कि ऐसे ऐसे रसायन, ऐसी रसायन औषधियां खिलाई जाए कि वो बुढ़ापे में बहुत जल्दी कमजोर नहीं हो और बुढ़ापे में भी जवान जैसे दिखे और अपना क्रियाकलाप है उसको बहुत आसानी से संपन्न कर पाए। और अंत में वाजीकरण, वाजीकरण चिकित्सा महर्षि वाग्भट का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, यानी कि वीर्य की जो बलवत्ता है, वीर्य की और रज की जो बलवत्ता है, यानी कि अच्छी संतानें पैदा करना या अच्छी विद्वान संतानें पैदा करना, मजबूत संतानें पैदा करना, और वीर्य में अगर कोई दोष है तो उसका निराकरण करना, ये इस अंग में, तो ये आपको अष्टांग मैंने। अब अष्टांग हृदयम में कुल 6 स्थान है, वही जैसा कि मैंने आपको पहले सुश्रुत में और उसमें बताया था। इसमें पहला सूत्र स्नान, दूसरा शरीर स्थान जिसमें गर्भधारण वगैरह ये सब चीजें आती है, निदान स्थान, उसके बाद में चौथा चिकित्सा स्थान, पांचवा कल्प सिद्धि स्थान, यानी कि वमन विरेचन रेचन ये जो है ये कल्प सिद्धि स्थान में, और छठा उत्तर स्थान, यानी कि और भूत प्रेत और नेत्र चिकित्सा, और उत्तर यानी कि जितनी भी उत्तर का संस्कृत में शब्द होता है उत्तम, श्रेष्ठ, उपसंहार, ये इस तरीके के श्रेष्ठ ऊंचाई की तरफ, तो इन सब का वर्णन इसमें। और अष्टांग संग्रह, ये मैंने बताया था अष्टांग हृदय के भाग, और अष्टांग संग्रह में वही 6 भाग हैं, परंतु इन 6 ही जो स्थान है इन स्थानों को सरल भाषा में समझाया गया है।